नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। इनसाइड आउट में आज बात उस मुद्दे की जिसकी बात करते ही कांग्रेस तिलमिला उठती है। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे कांग्रेस हाईकमान को हिट करता है या फिर कहें टारगेट करता है। जी हां, ठीक समझ रहे हैं आप, मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का, जिसे लेकर अप्रैल 2025 में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल हुई और उसके बाद कांग्रेस में आया उबाल दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिला है। आज इनसाइड आउट में बात होगी नेशनल हेराल्ड से जुड़े हर पहलू की। बात होगी नेशनल हेराल्ड पर दाखिल चार्जशीट की। यह मामला कितना पुराना है, कब इस घोटाले पर पहली मुहर लगी, साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड किसने शुरू किया था, गांधी परिवार का इस अखबार से क्या संबंध है, क्यों कांग्रेस इस मुद्दे के उठते ही चीख उठती है और क्यों बीजेपी इसे भुलाए भूलने नहीं देती। इन सभी सवालों का एक एक करके देंगे जवाब आज के इनसाइड आउट में। 15 अप्रैल 2025 यही वो तारीख थी जब ईडी ने सालों से चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट दाखिल होते ही कांग्रेस की बौखलाहट सामने आने लगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके बाद कुछ दिन तक बीजेपी पर जमकर आग उगली। जगह जगह प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, हल्ला बोल हुआ। यह सब इसलिए क्योंकि नेशनल हेराल्ड का जिन ईडी की चार्जशीट के रूप में सामने आ चुका था, जिसके रडार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीधे तौर पर थे। कांग्रेस की इस फर्स्ट फैमिली पर उठ रहे सवालों ने पूरी पार्टी को तिलमिला कर रख दिया। देश के हर कोने से मोदी विरोध की आवाज कांग्रेसी बुलंद करने लगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत महसूस क्यों हुई, जब नाम घोटाले में सामने आ रहा है, जांच एजेंसियों को जांच में पक्के सबूत मिल रहे हैं, चार्जशीट में सबूतों के साथ गोलमाल का काला चिट्ठा तैयार किया गया। नेशनल हेराल्ड का यह मामला आखिर है क्या? एक अखबार को लेकर इतना बवाल क्यों? आजादी से पहले से चल रहे इस न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा कौन सा घोटाला हो गया कि इतना हल्ला मचने लगा? जांच एजेंसियां ईडी से लेकर इनकम टैक्स और सीबीआई को करनी पड़ रही है। इस मामले को जानने के लिए शुरू से शुरू करना होगा, यानी 8 दशक पहले पहुंचना होगा, इतिहास में जाना होगा, कुछ पन्नों को खंगालना होगा, इस मुद्दे की तह तक जाना होगा। नेशनल हेराल्ड है क्या? यह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसे एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी पब्लिश करती थी। इस कंपनी को भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से ही बनाया गया था। वर्तमान में इस अखबार की इसकी ओनरशिप कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड और विष्णु गोयल रेखा गोयल की साझेदारी वाली फर्म शिवा पब्लिकेशन के पास है। नेशनल हेराल्ड के फाउंडर यानी इसकी स्थापना करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने 1938 में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इस अखबार का प्रकाशन किया था। अखबार का मकसद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश की आवाज बुलंद करना था। अखबार के पहले अंक की मेन हेडलाइन थी, फ्रीडम इज इन पर्ल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट, यानी स्वतंत्रता संकट में है, इसे अपनी पूरी ताकत के साथ बचाएं। बहरहाल अखबार जिस मकसद से शुरू किया गया था वो पूरा भी हुआ। अखबार से ऐसा आंदोलन छिड़ा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज ने भारतीय प्रेस पर शिकंजा कसा और 1942 और 1945 के बीच नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया गया। 1945 में यह अखबार फिर खुला। नेशनल हेराल्ड अखबार क्या है? इसे साल 1937 में जंग आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। इसकी मालिक कंपनी जो 1937 में बनी वो थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टंडन साहब, किदवई साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानी। यह अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाता आया, आजादी के आंदोलन की आवाज उठाता आया। इसी कारण से नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 1945 तक चला। आज तक यह अखबार चल रहा है, 1937 से आज तक।
इस अखबार को पब्लिश करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कौमी आवाज नाम से उर्दू में, नवजीवन नाम से हिंदी में अखबार प्रकाशित करती थी। नेशनल हेराल्ड इनका इंग्लिश लैंग्वेज में अखबार था। देश में आजादी के बाद यह अखबार मूल रूप से कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अखबार में सरकार की योजनाओं को, कांग्रेस के कामों को लोगों के बीच पहुंचाया जाने लगा। हालांकि आर्थिक संकट के चलते कंपनी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस अखबार के शुरू होने से लेकर बंद होने तक की टाइमलाइन पर चलिए नजर डालते हैं। नेशनल हेराल्ड के साथ आपको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का भी इतिहास बताते हैं। 20 नवंबर 1937 यही वो तारीख थी जब एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से ही किया गया था। 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। इस अखबार को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने पब्लिश किया था। अगले 2 सालों तक इस अखबार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जमकर आग उगली। इस अखबार के तेवर इतने तीखे हो गए थे कि 1942 से 1945 तक नेशनल हेराल्ड को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1938 में के रामा राव इस अखबार के संपादक बने। उन्होंने 1946 तक इस अखबार का संपादन किया। 1946 के बाद मणिकोंडा छलापति राव इस अखबार के संपादक बनते हैं। मणिकोंडा 1978 तक इस अखबार के संपादक रहते हैं। एक लंबा अरसा वो संपादक के तौर पर इसी जगह पर बिताते हैं। 1978 में प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह इस अखबार के संपादक बने। हालांकि उनकी पारी यहां बेहद छोटी रही। 1980 से 1982 तक सुभारत भट्टाचार्य ने नेशनल हेराल्ड का एडिटोरियल संभाला। अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। 1962-63 में दिल्ली मथुरा रोड पर 5A बहादुर शाह जफर मार्ग ITO के पास AJL को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 10 जनवरी 1967 में प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय के द्वारा AJL के पक्ष में स्थायी लीज डीड तैयार की जाती है। इस लीज में कहा गया कि इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। 1968 में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली संस्करण लॉन्च हुआ। 22 मार्च 2002 में मोतीलाल वोरा को AJL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। साल 2008 में अखबार के संचालन के दौरान AJL को भारी नुकसान हुआ और अखबार का संचालन बंद कर दिया गया। अखबार तो बंद हो गया, लेकिन इस कंपनी के पास देश भर में अकूत संपत्तियां थी, जिसमें से एक दिल्ली का हेराल्ड हाउस है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ के करीब बताई जाती है। उस समय AJL पर कांग्रेस पार्टी का 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण बकाया था, जिसे वो चुकाने में असमर्थ थे। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारी को अपने जिम्मे ले लिया। सारा गोरख धंधा घपला कहा जाता है यहीं से शुरू होता है। इतना बड़ा मामला है। अगर गांधी परिवार, देखिए कांग्रेस की हालत पहले से देश के अंदर बुरी चल रही है, कांग्रेस उससे निकलने की कोशिश करती है, और ऐसे में अगर कांग्रेस के बड़े लीडर या कहिए जो कांग्रेस का फेस है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके ऊपर किसी भी तरीके से इसमें जेल जाना पड़ता है या दोषी साबित हो जाते हैं वो, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बुरा वक्त होगा या कहिए बुरा समय होगा। हालांकि 2011 के बाद क्या हुआ उसकी बात करने से पहले आपको यह बता दें कि इस अखबार को लेकर सवाल आजादी के बाद से ही उठने लगे थे। पंडित नेहरू के निजी सचिव O.M. मथई की किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में इसका जिक्र है। जब नेशनल हेराल्ड को लेकर सरदार पटेल ने कहा था कि इसके लिए जिस प्रकार के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड का समर्थन करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के साथ ही संदिग्ध धन उगाही के बारे में भी चेताया था। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु गुप्ता ने आत्मकथा में कहा था कि यह अखबार देश की आवाज के लिए बना था, लेकिन इसे देश और खानदान की आवाज बना दिया गया। नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए नहीं था, यह विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का जरिया बना। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए था, वो पैसा कमाने का जरिया बन गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वापस 2011 पर आते हैं।
जब कांग्रेस ने 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी रखी गई। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। कांग्रेस के इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का अब निधन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल पर अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थता द एसोसिएट जर्नल ने अपने सारे शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। इसके बदले में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी ने महज 50 लाख रुपए में द एसोसिएट जर्नल को दिए थे। अखबार हमारा, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हमने लड़ी, अखबार स्वतंत्रता संग्राम में हमने बनाया। आज तक अखबार हम चला रहे हैं। अखबार में जो सारा खर्चा और लोन दिया वो हमने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। ना कोई अपराध हुआ, ना एक पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, ना कोई संपत्ति बेची जा सकती, ना कोई संपत्ति बेची गई, ना 1 रुपए की तनख्वाह ली गई, ना 1 रुपया डिविडेंड लिया गया, ना 1 रुपया प्रॉफिट लिया गया। तो अपराध क्या है? नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझे आप। यंग इंडियन लिमिटेड को एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक कार्य करना बताया गया। लेकिन इस कंपनी ने एजेएल की लगभग पूरी हिस्सेदारी और उसकी संपत्तियों को हासिल कर लिया, जिनकी कीमत 2000 से 5000 करोड़ के बीच बताई गई। यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ, जिसका मकसद करोड़ों की संपत्ति गांधी परिवार के नाम करना था। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। और ये संपत्ति क्या क्या है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर पर एक प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, लखनऊ में प्रॉपर्टी, भोपाल में प्रॉपर्टी, पटना में प्रॉपर्टी, जो हजारों करोड़ की है। नेशनल हेराल्ड वगैरह के अगर दिल्ली में लुटियन जोन के आसपास अगर ऑफिस वगैरह है तो उसकी संपत्ति की कीमत भले ही वो फंक्शनल क्यों ना हो, उसकी प्रतियां कितनी भी कम क्यों ना बिकती हो, लेकिन उसके जो एसेट्स है उसकी कीमत करोड़ों में है, खरबों में है। लेकिन यह दिखा करके कि ये नॉन परफॉर्मिंग है और किसी भी एक आदमी को या थर्ड पार्टी को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया जाए, तो ये एक भ्रष्टाचार का बड़ा अजीब सा नमूना है। इस तरह के खेल अपने देश में हमेशा से ही होते रहे। ट्रस्ट को या सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव पे जो है बेच दिया जाता है। इसके जो न्यूज़पेपर के जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने ये आरोप लगाए थे इनके ऊपर कि हमसे बिना पूछे इसको टेक ओवर कर लिया गया नेशनल हेराल्ड को। तो उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी और आप जानते हैं जब राजनीति में कुछ बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं तो फिर उनकी आवाज़ भी बड़ी होती है, वो उठाए भी मुद्दे बड़े ज़ोर शोर से जाते हैं।
इसी को आधार बनाकर साल 2012 नवंबर महीने में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दर्ज करवाया। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का जो उपाय निकाला वो नियमों के खिलाफ है। इस केस के दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसी साल यानी 2014 के अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस केस का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए थे। स्वामी की शिकायत का मेन पॉइंट यही था कि यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि इनकी वास्तविक कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पिटीशन डाली कोर्ट में कि नेशनल हेराल्ड को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनका कहना था कि नेशनल हेराल्ड में मोतीलाल वोरा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और एक सुमन दुबे नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। जांच एजेंसियों ने जांच किया तो वहां पे ये पाया कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, और फर्जीवाड़ा भी ऐसे ही है कि जिसकी एक्चुअल वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनर से बहुत कम पैसों में बहुत कम वैल्यूएशन पे क्यों कर दी गई। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप नॉर्मल एक प्लॉट या फ्लैट लेने जाते हैं तो जो सर्किल रेट है उसके बहुत नीचे या सर्किल रेट के नीचे भी आप नहीं बेच सकते हैं। बहुत नीचे भेजना भी इसका मतलब होता है कि राजस्व की आपने चोरी की है, वह भी एक अपराध होता है। तो इस तरह के जितने भी केस होते हैं कि मार्केट वैल्यू से कम में अगर हस्तांतरण होता है तो वो अपराध माना जाता है, और यही भ्रष्टाचार है। 2014 में सोनिया और राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और स्वामी को तेजी से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। दिसंबर 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। इसके अगले साल यानी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी। इस फैसले के 2 साल बाद यानी 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। 2018 में ही आयकर विभाग ने यंग इंडिया और एजेएल की वित्तीय गतिविधियों की जांच शुरू की। 2022 में ईडी ने पहली बार सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की। कांग्रेस ने तब इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। साल 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया। जुलाई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अप्रैल 2025 में इस मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू किया। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम शामिल किया। ईडी ने राहुल, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। फाइनेंशियल जिस तरह की अनियमितताएं होती हैं उस पर ईडी को देखने का काम है, और मेरे ख्याल से नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी वो अरबों रुपए की संपत्ति है। उस पे इस तरह से एक ट्रस्ट में फिर एजेएल के पास जाना और एजेएल का मुखिया भी गांधी परिवार का ज़्यादातर शेयर्स होने, तो ये कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। मेरा मानना है कि कोर्ट में संपत्ति कुर्क के साथ इसमें सजा का भी प्रावधान है, और अगर मामला उनके फेवर में नहीं आता गांधी परिवार से, तो गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। 90 करोड़ का दिखावा और हजारों करोड़ का घपला। कांग्रेस अपने बचाव में कई तरह के तर्क दे रही है, जिनमें 2 अहम तर्क हैं।
पहला ये कि साल 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल के लिए और करीब 100 किश्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसमें से 67 करोड़ की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया और बाकी पैसा बिजली, बिल किराया, भवन आदि पर खर्च कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं है और ना ही इसे गैर कानूनी माना जा सकता है। भारत को आजादी मिलने के बाद यह अखबार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं चुका पाया, वीआरएस की राशि नहीं चुका पाया, म्युनिसिपल टैक्स नहीं चुका पाया, अन्य स्टैट्यूटरी ड्यूज कानूनी जो देनदारी है वो नहीं चुका पाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये जिम्मेवारी थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समय समय पर नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कर्ज देकर ये सारी राशि का भुगतान किया। कांग्रेस का दूसरा तर्क यह था कि नेशनल हेराल्ड अखबार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। इसी वजह से एजेएल के शेयर यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिए गए, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, जो किसी तरह का मुनाफा, डिविडेंड, सैलरी या कोई वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर भी नहीं बेच सकती। इसका मतलब यंग इंडिया से 1 पैसे का ना वित्तीय लाभ लिया जा सकता और ना ही इसके शेयर्स को बेचा जा सकता है। 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। नेशनल हेराल्ड भी लखनऊ की ही जो बिल्डिंग है वो फ्री होल्ड है, बचत है, लीज पर है। लेकिन इस संस्था के जितने भी संपत्ति है उसे बेचा नहीं जा सकता। यंग इंडिया के भी जो शेयर है उसे बेचा नहीं जा सकता और ये नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको चलाया जा रहा है सेक्शन 8 के तहत। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है और उससे कोई 1 पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया और ना ही 1 पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे, पहले भी दिया, आगे भी दिया। तो ये था नेशनल हेराल्ड के पिछले 8.5 दशकों का पूरा लेखा जोखा। कांग्रेस एक तरफ तो इस अखबार को खुद का प्राइड मानकर इसे अपना बता रही है, वहीं दूसरी तरफ इसमें हुए घोटालों की जांच पर गर्म भी हो रही है। आरोप बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। यह मामला एक राजनीतिक दल की पूर्ण रूप से गठित व्यावसायिक कंपनी से जुड़ा है और बीजेपी लगातार यही तर्क देती है कि ऐसे में एजेंसियां अपना काम कर रही है, भला कांग्रेस को इसमें ऐतराज क्यों? अब इसमें राजनीतिक दुर्भावना बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की है, यह तय आपको करना है। इनसाइड आउट हमने बताने की कोशिश की इस मसले से जुड़ी आपको, और ऐसे ही कल भी आपके बीच में आएंगे, एक मुद्दा लाएंगे और उसका पूरा इनसाइड आउट आपको बताएंगे। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।